हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन ट्यूमर है। तो आज के इस सेशन में हम यही बात करेंगे, ब्रेन ट्यूमर क्या है, ट्यूमर क्या होता है। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में ये शब्द न जाने कितनी बार सुने होंगे कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ, और बहुत बार ये भी सुने होंगे, देखे होंगे कि बहुत लोग ब्रेन ट्यूमर या ट्यूमर से ठीक होते आपने देखा होगा, और बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी डेथ हो गई है। मतलब तो सवाल ये आता है कि क्या ट्यूमर इतना खतरनाक होता है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम यही बात करेंगे कि ट्यूमर क्या है, ब्रेन ट्यूमर क्या है, ट्यूमर और कैंसर के बीच में अंतर क्या होता है, किसको हम ट्यूमर कहेंगे और किसको हम कैंसर की संज्ञा नाम देंगे। और हम ये भी देखेंगे कि क्या ट्यूमर केवल ब्रेन में ही होता है या शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। तो इन सब, और ट्यूमर जानलेवा, कौन सा ट्यूमर जानलेवा होता है और कौन सा ट्यूमर जानलेवा नहीं होता है, तो ये सारी चीजों के बारे में बात हम आज के इसी सेशन में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि ट्यूमर होता क्या है। तो देखो, अगर हम ट्यूमर को सरल और सिंपल भाषा में कहें तो ट्यूमर एक प्रकार का गांठ होता है। अब इस गांठ को आप ऐसे समझो, देखो शरीर में एक प्रकार का गांठ होता है। ठीक है, अब इस गांठ को आप ऐसे देखो कि अपने स्किन पे आप कभी ना कभी तिल या मस्सा देखे होंगे। ठीक है, आप अपने स्किन पे कभी ना कभी तिल या मस्सा देखे होंगे, जैसे ये तिल इस टाइप का निकल जाता है या मस्सा टाइप का निकल जाता है, तो ये भी प्रकार का गांठ है, यानी ये भी एक प्रकार का ट्यूमर है। मेरी बात आ रही है समझ में। ठीक है, मतलब ट्यूमर एग्जैक्टली अगर सरल भाषा में कहें तो एक प्रकार का गांठ है। अब ये गांठ छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब ये गांठ शरीर के अंदर भी हो सकता है और शरीर के बाहर भी हो सकता है। मतलब ये गांठ कहीं पे भी शरीर में हो सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्यूमर केवल ब्रेन में ही नहीं होता, बल्कि ट्यूमर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। मतलब ट्यूमर एक प्रकार का गांठ है। एकदम सरल भाषा में समझ में आया इतना। ठीक है, अब देखो ये गांठ कहीं पे भी हो सकता है। अगर मान लो यही गांठ आप देखो तिल या मस्सा के रूप में होता है, तो ये भी एक प्रकार का गांठ है, लेकिन ये क्या होता है, ये पूरी तरह से, ये भी एक प्रकार का गांठ है, लेकिन ये पूरी तरह से क्या होता है, जानलेवा नहीं होता है, कैंसरकारी नहीं होते। ठीक है, ऐसा। अब देखो, एक तो तिल या मस्सा हो गया। आप देखो कभी कभी पूरे शरीर में इस तरीके से बहुत सारे मस्से निकल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का ट्यूमर है। आप देखो शरीर में इस तरह का कोई, अब ये ट्यूमर, अगर यही मस्सा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कुछ इस टाइप का दिखता है। मेरी बात आ रही है समझ में। अगर यही मस्सा, ये खराब नहीं होता, अगर यही पूरे बॉडी में हो जाए या स्किन पे हो जाए तो इसी को आप लाइपोमा नाम से जानते हो। लेकिन अगर यही आपके मतलब स्किन पे हो जाए तो लाइपोमा, यही अगर आपके ब्रेन में हो जाए तो ब्रेन ट्यूमर के नाम से जानते हो, यही अगर बच्चेदानी में हो जाए तो यूट्रस फाइब्रोमा नाम से जानते हो। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग जगहों पे होता है, तो अलग अलग नाम से हम इसको बुलाते हैं। लेकिन अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो ट्यूमर क्या है, एक प्रकार का गांठ है। ठीक है, अब ये खतरनाक होता है, यानी ट्यूमर जो है वो खतरनाक होता है या नहीं होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि ट्यूमर होता ही क्यों है, ये गांठ बनते ही क्यों है। बात को आप ऐसे समझो, देखो अगर मैं बात करूं कि ट्यूमर होता ही क्यों है, तो आप इसको ऐसे समझो कि आपकी जो पूरी बॉडी है, ये तो बचपन से आप पढ़ते आए होंगे कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनते हैं, हमारी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, तो ये इस तरीके का सिस्टम है। मतलब ये इस तरीके से चलता रहे तो हमारी पूरी बॉडी नॉर्मल काम कर रही है, बराबर एकदम परफेक्ट काम कर रही है। ठीक है, और देखो जब, मतलब मैंने अभी बोला कि बहुत सारे सेल्स मिलकर, मतलब एक सेल का बहुत सारा, सेल का, छोटे छोटे सेल का बहुत सारा भंडार ही क्या कहलाएगा, टिश्यूज कहलाएगा। ठीक है, पर इनका एक फिक्स नंबर होगा ना कि इतने सेल्स मिलकर मतलब इतने अमाउंट में जो सेल्स बनेंगे हम टिश्यूज है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी, ये पूरे बॉडी की शुरुआत कहां से हुई होगी, किसी एक सेल से हुई होगी। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये अपने ही तरह का सेल बनाने के लिए, ठीक है, आगे इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि मेरी ही तरह तुम दूसरा सेल बनाओ। ठीक है, जैसे हम हैं तो हमसे होने वाले जो संतानें होंगी वो भी हमारी तरह होगा। ठीक है, ऐसा। तो कहने का मतलब इनको आनुवांशिक आगे का गुण कैसे पता चलेगा कि हाँ उनके भी दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, एक सर होगा, दो आंख होगी। आ रहा है समझ में। ठीक है, इस तरीके से तो ये कहीं ना कहीं
आनुवांशिक गुण आगे गया ना, ठीक है, तो ये किसके माध्यम से जाना जाता है, तो डीएनए के माध्यम से जाता है। देखो जब सेल जो है वो एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि मेरी तरह बनो, इस भाषा को हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग, ठीक है, सेल सिग्नलिंग। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेरी ही तरह बनो। क्लियर हो गया। और ये किसके माध्यम से देते हैं, डीएनए के माध्यम से। लेकिन अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि डीएनए में और सेल्स में क्या होता है ना, सेल्स में वो प्रजनन की क्षमता होती है, वो 1 से 2 होंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, तो उनके अंदर प्रजनन की क्षमता होती है। क्लियर हो गया। पर ये इंस्ट्रक्शन जो सेल से मिलता है कि आप मतलब जैसे इतना ही सेल बनना है, ठीक है। आप देखे होंगे भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप देखो सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी चलती हैं, ठीक है, कि हम दो हमारे दो। बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्रिकेट की टीम लगा लिए होंगे, आ रहा है मेरी बात समझ में, ठीक है। ऐसा तो उनकी जो दर है ना वो बढ़ गई, आ रहा है समझ में, ठीक है। ऐसा तो कभी कभी सेल क्या काम करता है ना कि ये सेल जो है एक को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप मेरी तरह ही बन जाओ, लेकिन कभी कभी इस डीएनए में छेड़छाड़ हो जाता है, ठीक है। और जब इस डीएनए में छेड़छाड़ हो जाएगा ना, तो इसके दर को मतलब इसके इंस्ट्रक्शन को मानेगा ही नहीं, एकदम अनलिमिटेड क्या करने लगेगा, सेल बनाने लगेगा। जबकि उतने सेल की जरूरत हमारे बॉडी को पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करने लगेगा, बनाने लगेगा। तो अगर बहुत सारे सेल्स बनने लगे बिना मतलब के, इसको क्या बोलते हैं, अनियंत्रित ग्रोथ, ठीक है। तो वो क्या बनने लगते हैं, और जब बनेगा तो ढेर सारे सेल का भंडार लग जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब इस बात को ऐसे समझो, हमारी पूरी बॉडी है, अगर इस रूप में काम करे तो सामान्य है, मतलब जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ठीक है। तो सेल का भी जीवन काल होता है। आप देखो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का, 120 दिन के बाद वो मर जाते हैं, उनकी जगह पे दूसरा सेल आता है। तो क्या सेल बढ़े, नहीं ना, जो मरा उसकी जगह पे ना आया वो, तो सेल तो बॉडी में बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन जब डीएनए में छेड़छाड़ हो जाता है ना, तो ये सेल मरना ही बंद कर देते हैं। और जब सेल मरना ही बंद कर देगा और नया सेल बन रहा है, तो सेल तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये मरना ही छोड़ देते हैं और प्रजनन को बढ़ाने लगते हैं। आ रहा है समझ में। इसको बोलते हैं अनियंत्रित ग्रोथ। तो जब सेल्स अनियंत्रित ग्रोथ होने लगेगा तो ये सेल्स कहीं ना कहीं इकट्ठा होने लगेंगे। आ रहा है समझ में। अगर यही सेल्स आपके ब्रेन में इकट्ठा हो गए तो एक गांठ बन जाएगा, उसी को आप ट्यूमर बोलोगे। यही सेल्स अगर आपके हाथों में हो गया, ठीक है, तो आप उसको लाइपोमा ये स्किन पे हो गया, लाइपोमा बोलोगे। यही सेल्स यूट्रस में भी हो सकते हैं, यही सेल्स छोटी आंत में भी हो सकते हैं, कई जगह पे हो सकते हैं, पूरे बॉडी में कहीं पे भी हो सकते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में। तो यही सेल्स की जो गांठें हैं, इन्हीं को क्या कहते हो आप, ट्यूमर कहते हो। मेरी बात यहां तक समझ में आई। अभी हम आगे ये बात का डिस्कस करेंगे कि ये जो सेल्स अनग्रोथ हुआ बॉडी में, तो क्या ये जानलेवा होता है या जानलेवा नहीं होता है, ठीक है। और यहीं से आपको समझ में आएगा ट्यूमर और कैंसर के बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर हो गया। अब देखो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन है। अब ये ब्रेन एक ही तो पार्ट है नहीं, इसके कई सारे पार्ट हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे देखने के लिए कोई अलग है, सुनने के लिए कोई अलग है, रिएक्ट करने के लिए कोई अलग है, मैसेंजर का काम कोई अलग करता है, पोस्ट ऑफिस का काम कोई अलग करता है। आ रहा है मेरी बात समझ में, ठीक है। इसी माइंड से आप सब सारा काम करते हो, तो अलग अलग पार्ट हैं। आ रहा है समझ में। तो ये गांठें अलग अलग जगह पे बनेंगी तो अलग अलग नाम होंगे। लेकिन अगर हम कॉमन भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, ब्रेन ट्यूमर ही तो कहेंगे, ब्रेन के अंदर है। तो मेरी बात आई समझ में, ठीक है। ऐसा तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये ब्रेन में हुआ तो ब्रेन ट्यूमर। क्लियर है। यूट्रस में हो गया तो अलग नाम से जानेंगे, स्किन पे हो गया तो अलग नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कि ये गांठें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तब आपको आगे और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो ये जो गांठें होती है ना, ट्यूमर होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। अब समझना बेनाइन ट्यूमर क्या होता है भाई। ये गांठ जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। अब ये बेनाइन जो होता है वो कैसा होता है, बेनाइन ट्यूमर वो होते हैं ना जो गांठ आपके बॉडी में बनी, लेकिन वो उसी जगह पे बनी रहेगी फिक्स, वो हिलेगी डुलेगी नहीं या अपना विस्तार नहीं करेगी। आ रहा है समझ में। मतलब बेनाइन में क्या होता है, सेल के भंडार तो लगे, लेकिन जब इसकी गांठें बन गई तो वो सेल अपना ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। मेरी बात आ रही समझ में। तो जब ग्रोथ करना बंद कर दिए तो कैसा हो गया, ये मृत। मेरी बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ये मृत सेल्स हो गए,
क्लियर हो गया। तो ये होते हैं बेनाइन ट्यूमर। जैसे आप देखोगे मस्सा, अभी मैंने दिखाया मस्सा, ये क्या है, एक जगह बना, इसके बाद सेल ग्रोथ करना छोड़ दिए, ठीक है, तो वो पड़ा हुआ है, उससे आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तिल, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया, ठीक है, इस तरीके। लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है कि ये जो सेल है ना, देखो, अगर चाहे बेनाइन हो चाहे मैलिग्नेंट हो, सेल का अनियंत्रित ग्रोथ हुआ है, ठीक है, सेल की गांठें बनी है, तभी वो ट्यूमर में है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं फैल रहा है तो बेनाइन, फैल गया तो मैलिग्नेंट। मेरी बात आ रही समझ में? तो अब ये क्या होगा, सेल का अनियंत्रित ग्रोथ तो इसमें भी होगा, सेल की गांठें बनेंगी, लेकिन बनने के बाद ये एक जगह पे सीमित नहीं रहेगा, मतलब गांठ बनने के बाद भी अपने ग्रोथ को छोड़ेगा नहीं, लगातार बढ़ता जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहां हुआ, ठीक है, आपके बॉडी में कहीं एक जगह हुआ, उस बॉडी से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक आया, स्पाइनल कॉर्ड से पहुंच गया आपके यहां तक, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा तक, उससे पहुंच गया कहां, ब्रेन में। आ रहा है समझ में? मतलब ये एक जगह हुआ और पूरी बॉडी में फैल गया। मेरी बात आ रही समझ में? ठीक है, तो इस ट्यूमर को क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे बेनाइन ट्यूमर के अगर हम उदाहरण ले तो क्या ले सकते हैं, लाइपोमा, लाइपोमा जो आप स्किन पे आप देखो, ठीक है, मस्से टाइप के बड़े, लेकिन बड़े बन जाए तो उसको बोलते हैं लाइपोमा। लेकिन अगर यही सेल्स ग्रोथ करना बंद कर दें तो ये बेनाइन ही रहेगा, लेकिन अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ता रहे तो यही लाइपोमा जो है लाइपोसार्कोमा में बदल जाएगा, लाइपोसार्कोमा में बदल जाएगा। अब यही खतरनाक हो जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो जरूरी नहीं, बेनाइन जो होता है, बेनाइन ट्यूमर, इससे आपको खतरा नहीं होता है, ये सर्जरी के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, एक नॉर्मल, क्योंकि एक जगह पे है, कट करके निकाल लेगा, लेकिन ये जो फैल रहा है इसको आप कहां से निकालोगे? क्लियर है? ये ग्रोथ तो करता जाएगा, तो ये डेंजरस होता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, और ये नॉर्मल अगर 100 लोगों में है तो ये 1% लोगों में ऐसा होता है। क्लियर हो गया? आप देखो, मस्से तो सबकी बॉडी में होंगे, ठीक है, तो कभी कभी इसमें डीएनए में छेड़छाड़ होने के बाद ये मस्से जो है जनरेट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बेनाइन ट्यूमर हो गया। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब जैसे बच्चेदानी का देखे होगे, बच्चेदानी को यूट्रस फाइब्रोमा कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, बच्चेदानी में हो गया, लेकिन जब बच्चेदानी में होगा ना तो औरतों को क्या होगा, ठीक है, आप जब ये महीने का पीरियड जब चलेगा तो उस दौरान पे क्या होगा, ब्लड के थक्के जमेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहेगा, लेकिन इसकी वजह से उनको कोई विशेष वैसा नहीं होता। तो जब तक ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है तब तक ये बेनाइन है। आ रहा है समझ में? लेकिन जब यही फैलने लगे, इसी को सरल भाषा में रसौली कहते हैं, जो बच्चेदानी का ट्यूमर होता है उसको हम सरल भाषा में क्या बोलते हैं, रसौली, ठीक है, ऐसा। तो अब ये होता है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होता है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यही सेल्स बढ़ना छोड़े नहीं, बढ़ते रहें, ठीक है, कंटिन्यू बढ़ना बंद ना करें, तो यही क्या किस में बदल जाएगा, ठीक है, मैलिग्नेंट। क्लियर हो गया? अब समझो ट्यूमर और कैंसर के बीच का अंतर। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझो ट्यूमर और कैंसर के बीच में अंतर, ट्यूमर और कैंसर के बीच में अंतर होता क्या है, इसमें होता क्या है, ट्यूमर और कैंसर के बीच अंतर का विशेष कारण क्या होता है, ठीक है, इस बात को ऐसे समझो, इस बात को ऐसे समझो कि देखो, अगर हम बात करें ट्यूमर की और एक साइड बात करें हम कैंसर की, तो मेरी बात समझना, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर बेनाइन और मैलिग्नेंट दोनों प्रकार के होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन कैंसर हमेशा मैलिग्नेंट होता है। मतलब ये क्या काम करता है, हमेशा फैलता है। ये भी इन दोनों में होता क्या है, इसमें भी सेल का अनियंत्रित ग्रोथ होता है, ठीक है, तभी गांठें बनी है, और गांठ ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। क्लियर हो गया? लेकिन कैंसर कब कहलाता है, जब वो फैलने लगता है। क्लियर है? तो ट्यूमर का जब मैलिग्नेंट रूप देखने को मिलता है तो इसी को हम कैंसर कह देते हैं। क्लियर है? लेकिन जब तक ट्यूमर का ये रूप देखने को नहीं मिला है, मैलिग्नेंट देखने को नहीं मिला है, तब तक हम उसको कैंसर नहीं कहते। लेकिन जैसे ट्यूमर का हम मैलिग्नेंट रूप देखते हैं, वो फैलना शुरू कर देता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं कि ये कैंसर है। मतलब कभी कभी हम ट्यूमर की जगह पे कैंसर का इस्तेमाल कर लेते हैं, और कभी कभी कैंसर की जगह पे ट्यूमर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कब करते हैं, जब लक्षण जो हो मैलिग्नेंट हो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, अब समझो, यहां तक बात समझ में, ट्यूमर क्या होता है, ठीक है। अब देखो,
कैंसर के टाइम पे क्या काम करते हैं? कैंसर के टाइम पे एक देखो कीमो का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, कैंसर में कीमो का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, ये कीमो का एक इंजेक्शन लगाते हैं। ये क्या काम करता है? वो जो सेल्स होती है ना, जिसकी बहुत सारी सेल्स के गांठे बने रहते हैं, ठीक है, तो ये इनको क्या करता है? इन गांठों को कम करता है, ठीक है, लेकिन क्या ठीक करता है? नहीं, ये गांठों को कम करता है। मैलिग्नेंट है तो वो अपना विस्तार करता ही जाएगा, मतलब अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाती है। क्लियर हो गया? ऐसा, लेकिन ये कुछ समय तक जीवन को बढ़ा देता है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, देखो अगर हम बात करें कि अगर व्यक्ति को ट्यूमर हो ही जाए, ठीक है, तो उसको लक्षण के रूप में क्या क्या देखने को मिलते हैं, ट्यूमर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो देखो उसको क्या होगा? चक्कर टाइप का लगेगा, मतलब जब सुबह सो के उठेगा वो, तो सर में हल्का हल्का दर्द बना रहेगा। क्लियर है? देखो मेरी बात समझना, जब ये बनता है ना शरीर में, तो इसके प्राइमरी लक्षण होते हैं, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा फैल जाता है तो इसका इलाज असंभव हो जाता है। मेरी बात आ रही है समझ में? लेकिन अगर स्टार्टिंग में इसके लक्षण को आप समझ जाओ और प्रॉपर इलाज करा लो, ठीक है, तो ट्यूमर से भी बहुत लोग वो छुटकारा पा जाते हैं। क्लियर हो गया? इसके लक्षण क्या है? जब सुबह इंसान सो के उठेगा ना, तो उसके सर में हल्का दर्द बना हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसा। दूसरा चीज क्या होगा? साहब वोमिटिंग होगी, ठीक है, ऐसा। इसके बाद से देखो आप, ठीक है, आप देखो बहुत लोग ये स्मोकिंग करते हैं, उसके कारण भी ये होता है। देखने में प्रॉब्लम होगा, सुनने में प्रॉब्लम होगा, याददाश्त आने में प्रॉब्लम होगा। मेरी बात आ रही समझ में? धीरे धीरे, और आपको मिर्गी टाइप के झटके लगेंगे, मतलब वो मिर्गी के झटके नहीं होते, लेकिन वो मिर्गी टाइप के झटके लगेंगे कुछ समय के लिए। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो अगर ऐसा लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो ये इसके कॉमन लक्षण होते हैं ट्यूमर के। अभी बढ़िया समझ में आया ट्यूमर और कैंसर के बीच में क्या अंतर होता है? ठीक है, कैंसर क्या होता है? कैंसर ही एक प्रकार का ट्यूमर है और ट्यूमर ही एक प्रकार का कैंसर है, लेकिन कब है? जब उसका मैलिग्नेंट रूप देखने को मिले तब। जब तक वो बेनाइन है तब तक नहीं। मतलब बेनाइन ट्यूमर वाले क्या होते हैं? पूरे जीवन भर इस ट्यूमर के साथ जी सकते हैं। आप लोग जीते ही हो, आ रहा है समझ में? ऐसा। लेकिन जब वही मैलिग्नेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इसको हटा भी सकते हो। आजकल देखो पार्लर वार्लर में भी मस्से उससे होते हैं, तो उन लोग वहीं हटवा देते हैं। आ रहा है समझ में? उन लोग अलग कोर्स करके बैठे हैं। क्लियर हो गया? ऐसा। देखो अब यही क्या होता है, ब्रेन हमारा अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जब अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ है तो आप देखो अलग अलग तरह के ब्रेन में भी जब इसका फैलाव होने लगता है तो कई जगह पे ये ट्यूमर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर यही मैलिग्नेंट है तो आप इसको क्या बोल दोगे? कैंसर बोल दोगे, ठीक है। लेकिन अब एक समय के बाद होता क्या है, ये देखो ब्रेन में अलग अलग पार्ट है तो अलग अलग तरह के ट्यूमर हो सकते हैं कि नहीं? ब्रेन में टोटल 150 से ज्यादा प्रकार के ट्यूमर हो सकते हैं। मेरी बात आ रही समझ में? 150 से ज्यादा प्रकार के ट्यूमर हो सकते हैं और पूरे विश्व का 1/3 जो है, ठीक है, वो ब्रेन ट्यूमर से ही ग्रसित होते हैं। इसीलिए सरकार की मतलब इसीलिए इसके तरफ से क्या ब्रेन ट्यूमर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। इस बार भी 8 जून को मनाया जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसा। तो हर साल ये मनाया जाता है 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे, जिसके तहत लोगों को ब्रेन ट्यूमर के प्रति जागरूक किया जाता है। ठीक है, अगर ये लेक्चर पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।